Good morning, ma'am and student. My topic is recombinant DNA technology and their application. Definitions देखते हैं. Recombinant DNA technology is a set of techniques that enable the DNA from different sources to be isolated, identified, recombinate so that the new characteristic can be introduced into an organism. मीन्स आरडीटी कई सारे टेक्निक्स का एक सेट है जिसके द्वारा विभिन्न डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए को आइसोलेट किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कंबाइन किया जा सकता है. इसके द्वारा ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टरिस्टिक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ये टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है. मीन्स जो rDNA होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए का, जिसमें दो या दो से अधिक मतलब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेकर उसको कंबाइन किया जाता है, जिसे rDNA यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं. ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपरेशन में हेल्प करती है, उसमें इन्वॉल्व होती है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं और इसे आरडीटी से रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले पॉल बर्ग ने 1972 के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर काइमेरिक डीएनए को प्रिपेयर किया था. दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेकर के उसको कंबाइन किया था और आरडीएनए को बनाया था और आईडीटी का टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था. पॉल बर्ग ने जो डीएनए लिए थे वो SV40 वायरस और लेम्डा फेज वायरस से लिए थे. और ये जो आइडिया था ये सबसे पहले पीटर लॉबन और उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट प्रोफेसर क्रेजियर ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल 1972 से 1973 के बीच में प्रपोज किया था और उनको पेटेंट मिला था 1972 के अंदर. जिनमें उनके इन्वेटर्स थे स्टैनली एन कोहिन, हर्बर्ट डब्ल्यू और बोयर. ये जो दिस पेटेंट वाज अवॉर्डेड इन ये जो पेटेंट था इसको अवार्ड मिला था 1980 में, जिस rDNA के टेक्निक के थ्रू इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन ड्रग को बनाया था 1980 के अंदर. और ये जो डेवलप की थी ये जेनेटेक कंपनी इली लिली कंपनी ने इसको डेवलप किया था. अब हम देखते हैं गोल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज अ जीन, किसी भी जीन को आइसोलेट करना और उसकी कैरेक्टराइज को डिफाइन करना. टू मेक ए डिज़ायर अल्टरनेशन इन ए वन और मोर आइसोलेटेड जीन, उन जीनों में से एक से अधिक मनचाहे चेंजेस करना यानी अल्टरनेट करना. टू रिटर्न द अल्टरनेट जीन टू लिविंग सेल्स विथ अ न्यू डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक. जीन क्लोनिंग, वो जो हम जीन चेंजेस करना चाहते हैं, चेंज जीन है उनको वापस से लिविंग सेल में इंट्रोड्यूस करना और उनके द्वारा नए कैरेक्टरिस्टिक को सेल में पैदा करना. आर्टिफिशियल सिंथेसिस, न्यू जीन्स एंड एड न्यू कैरेक्टरिस्टिक, नए जीन को आर्टिफिशियल सिंथेसिस करना और उनके द्वारा ऑर्गेनिज्म में नए कैरेक्टरिस्टिक को इंट्रोड्यूस करना. अल्टरनेटिंग द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म के जीनोम को चेंज करना मतलब अल्टरनेट करना. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द हेरिडिटी डिजीज एंड देयर कर्व, हेरिडिटी डिजीज को समझना और उनका इलाज ढूंढना. इम्प्रूविंग द ह्यूमन जीनोम को इम्प्रूव करना. उसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या स्टेप्स हैं. स्टेप्स में देखते हैं फॉरेजिन जीन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके स्टेप्स को देखेंगे. तो सबसे पहले हम सेलेक्ट डिज़ायर जीन, फॉरेजिन जीन या फिर डिज़ायर जीन को सेलेक्ट करेंगे और प्लाज्मिड वेक्टर, जो वेक्टर है उसको सेलेक्ट करेंगे. वेक्टर और प्लाज्मिड दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू से हम स्पेसिफिक दोनों को क्या करेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कट करेंगे. ठीक है. ये स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करने के बाद दोनों को कट करने के बाद हम उससे क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम के थ्रू उसे जोड़ेंगे. लाइगेज एंजाइम के थ्रू इसको जोड़ लेंगे और क्या बनाएंगे, rDNA बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, हम ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसकी बहुत सारी कॉपियाँ हम प्राप्त कर लेंगे इस तरह से. तो हम उसके स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे. सेलेक्टेड ऑफ डिज़ायर डीएनए इफ इन स्मॉल क्वांटिटी रेयर देन यूज़ पीसीआर टेक्नोलॉजी.
सबसे पहले हम डिज़ायर्ड डीएनए को सेलेक्ट करेंगे और अगर उसकी कॉपी कम है तो हम पीसीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी कॉपी ज़्यादा मतलब मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। सेलेक्ट प्रॉपर वेक्टर एग्जाम्पल प्लाज्मिड कॉस्मिड, और सेलेक्टेड वेक्टर सेलेक्ट करेंगे जो कि प्लाज्मिड या कॉस्मिड कुछ भी हो सकता है। ट्रीटमेंट विथ डीएनए वेक्टर विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू काटेंगे स्पेसिफिक पॉइंट पर, फिर इसको एल्कलाइल फॉस्फेट से ट्रीट करेंगे और डीन्यूट्रिशन रीट्राइट करेंगे। डीन्यूट्रिशन मतलब जो डीएनए जो हमने काटा है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और जो होगा सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो चेंज नहीं हो जाए कहीं, उसके लिए मतलब डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज होता है, तो उसके बाद उसका रिस्ट्रक्शन होता है मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो उसको ज्वाइन करें तो ये आपस में नहीं जुड़ जाए, इसलिए इसको एल्काइल फॉस्फेटेज से इसको ट्रीट किया जा सकता है। फिर लाइगेज एंजाइम के थ्रू इसको जोड़ा जाएगा। लाइगेज एंजाइम के थ्रू दोनों जोड़ के इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसका ट्रांसफ़र कर देंगे rDNA इनटू प्लाज्मिड फ्री होस्ट बैक्टीरिया। स्क्रीनिंग द होस्ट और उनके मल्टीपल कॉपीज़ हम कल्चर मीडियम करके इसको प्राप्त कर लेंगे और कुछ स्टोर कर लेंगे और कुछ फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेसिंग करेंगे। प्योरीफिकेशन ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट, जो भी डीएनए हमको चाहिए डिज़ायर प्रोडक्ट वो हम इसमें देख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं ये देखते हैं। तो मेडिकल फील्ड में द आरडीटी हैव मेड immense impact in an area of health care by enabling detect and care of genetic disorder as well as mass production of safe and effective therapeutic drugs. Some of the common medical applications are as follow, मतलब बहुत सारा योगदान दिया जाता है मेडिकल फील्ड में, इसके बहुत सारे योगदान हैं जिसमें से ये 5 हमें दे रखे हैं, जैसे डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीज, जीन थेरेपी, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन। एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीज, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है तो ह्यूमन बींग्स सफ़र फ्रॉम more than 500 genetic disorder caused by single gene mutation. Such disease as Tay-Sachs disease, progressive deteriorations of nerves, Huntington's, cholera, neurodegenerative disorder, leading muscular coordination, sickle cell anemia, then hemophilia, breeder disease, diabetes and hypertension। मीन्स ह्यूमन में 5000 से ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर से जीन से सफ़र कर रहे हैं, मतलब डिसऑर्डर फैले हुए किससे हो रहे हैं, सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण हो रहा है ये सब। ये डिजीज़ जो है टैग-सैच डिजीज़ मतलब प्रोग्रेसिव डिटर्मिनेशन ऑफ नर्व्स, इसमें नर्व्स जो होती है वो डीजनरेट करने लगती है, जो डिजीज़ कॉज करती है। टाई-सैक्स डिजीज़ जो होती है उसमें। फिर हंटिंगटन्स डिजीज़, कोलेरा, इसमें ब्रेन में के नर्वस न्यूरॉन्स होते हैं वो डिसऑर्डर में उसमें डैमेज हो जाता है जिससे मस्कुलर में डिसकोऑर्डिनेशन करने लगते हैं। सिकल सेल एनीमिया में जिसमें आरबीसी के शेप सिकल शेप हो जाते हैं जो डिजीज़ कॉज करता है। हीमोफीलिया ब्लीडर डिजीज़ होती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लड लॉस हो जाता है जो डेथ हो जाती है। हाइपरटेंशन कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं कुछ नहीं। डायबिटीज़ भी इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी सेकंड आता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर ट्राइंग सच जेनेटिक डिसऑर्डर by replaced from the defective genes of normal genes called the gene therapy, and the normal gene for most of these has been successfully cloned। मीन्स ऐसे साइंटिस्ट जो कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में इन्वॉल्व हैं उनको बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जीन है वो पूरा जीन का जो पूरा सेट है उसमें डिफेक्ट जहाँ डिफेक्ट जीन है जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दिया जाए, जिससे जीन थेरेपी कहते हैं। नॉर्मल जीन है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ को रिपेयर किया गया है, जो डिफेक्ट जीन जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको प्लेस पर नॉर्मल जीन की कॉपीज़ मीन्स क्लोन किया जा सके जो ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हैं,
Graver et al. ने 1981 genetic engineering techniques for the identify of defective genes for sickle cell anemia। इन्होंने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू सिकल सेल एनीमिया को डिफेक्टिव जीन्स की को देखा था, ठीक है, डिफेक्टिव जीन्स को पता लगाया था। सेकंड आता है इसमें प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। सेकंड आता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अ नंबर ऑफ हार्मोन्स लाइक जीएच ग्रोथ हार्मोन्स, insulin, vasopressin, oxytocin, etc. are essential from normal survival, but sometimes due to defect of genetic their concentration are decreased in the body and lead a serious disorder which can be corrected by use of proper dose of much hormones orally or via injection. RDT actively involved in the production of such hormones on a large scale. That means हमारे जो बॉडी को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। बट अगर हमारी बॉडी में कोई जीन में डिफेक्ट होता है तो जो जीन प्रॉपर अमाउंट में या कम कंसंट्रेशन में या उन हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसमें डिफेक्ट होगा, तो इससे सीरियस डिजीज़ कॉज हो सकती है। डिजीज़ कॉज होगी तो इससे हम करेक्ट कर सकते हैं, हार्मोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम ओरली या वाया इंजेक्ट के थ्रू हम हार्मोन्स को इंजेक्ट कर सकते हैं और आरडीटी के थ्रू जो हार्मोन्स को है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे ओरली एंड इंजेक्शन के थ्रू ले पाएंगे, जो लिविंग बॉडी के नॉर्मल सर्वाइवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीएच हार्मोन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ये सभी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। द हार्मोन्स GH humotroph artificial growth hormone and insulin humulin artificial insulin was prepared by Eli Lilly कंपनी। ये जो है कुछ आर्टिफिशियल जो आरडीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गए हैं आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन है हेमेट्रॉप और इंसुलिन जो कि जिसे ह्यूमिलिन आर्टिफिशियल इंसुलिन के थ्रू बनाए जो है आर्टिफिशियल इंसुलिन है ह्यूमिलिन, उसको प्रिपेयर किया इली लिली एंड कंपनी ने। द फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन वाज प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ई कोलाई इन 1983 by American company Eli now successfully used in treatment of diabetes and mellitus। फर्स्ट जो थी इंसुलिन ह्यूमिलिन जिसको दिया था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया था ई कोलाई में 1983 में अमेरिकन कंपनी इली लिली ने, जिसको सक्सेसफुली यूज़ किया रहा है ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। हेपेटाइटिस इज ए ड्रेफ्टफुल वायरल डिजीज responsible for millions of the death worldwide. The hepatitis virus consists to be 3 kb long without standard DNA. Standard DNA covered by proteinous coat called capsid. Vaccine against hepatitis B is prepared by RDT. It is produced by transferring hepatitis B virus surface antigen gene into a plasmid. Now plasmid is inserted into yeast cell. हेपेटाइटिस एक ऐसा वायरस है जो कि लिवर को इन्फेक्ट करता है और उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिससे मिलियंस डेथ हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ये जो हेपेटाइटिस वायरस है इसको जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो 3 kb बेस पेयर लॉन्ग होता है, उसको प्रोटीनिशियस कोट होता है, उसको कैप्सिड कहते हैं। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ जो वैक्सीन बनती है वो बनती है विथ द हेल्प ऑफ आरडीटी के द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जब आरडीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस का सरफेस एंटीजन और प्लाज्मिड को फॉर्मेशन है, उसके बाद में यीस्ट सेल में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। द यीस्ट सेल आर अलाउड टू ग्रो अ लार्ज साइज ऑफ fermenter for produce of recombinant protein. These genetic engineering protein are then purified and mixed with a suitable stabilizer and used for immunization. The polio vaccine, yellow fever vaccine, rabies vaccine,
cholera virus, etc. also prepared by using same using the same techniques. The enable vaccine food material containing pathogen antigen genes also prepared with the help of RDT and used for vaccination. मीन्स इडेबल वैक्सीन का जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन में उन प्रोटीन में अगर कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में ऐड कर दिया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तो खाने के बाद प्रोटीन बॉडी में चला जाता है तो उसे इडेबल वैक्सीन कहते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज अ सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टेड against a specific epitope and antigenic determinant and produced by the hybridoma cells after use of genetic engineering. The techniques of manufacturing monoclonal antibodies were depended by George Koehler and Kaiser Melson in 1975. मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी है, इनका टाइप होता है जो कि सिंगल टाइप होती है, जो कि हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। किसको? स्पेसिफिक एपिटोप मीन्स हमारे पास कोई एंटीजन के सैंपल में उसमें से एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो हम उसे डिटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। एंड ये हाइब्रिडोमा सेल्स प्रोड्यूस करता है, RDT की हेल्प से हम इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। Monoclonal antibodies are used in ELISA enzyme linkage immunosorbent assay test for detection of HIV, hepatitis, typhoid, herpes, etc. virus in a sample. The monoclonal antibodies has highly specific antigen binding properties and inactivate a specific cell surface antigen present of T cells in used in a treatment. Monoclonal बॉडीज़ हाईली स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ये जो होते हैं मोनोक्लोनल, ये जो इनका यूज़ होता है वो एलिसा टेस्ट में होता है, HIV हेपेटाइटिस में होता है, टाइफाइड हर्पीज़ वायरस के सैंपल्स इसमें इनका टेस्ट होता है। और ये जो होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ट्रीटमेंट जो कि ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑल्सो मेडिसिन टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, और ये जो है इन्फेक्शन से भी हमें बचाते हैं और डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स। प्रोडक्शन ऑफ द RDT इज एक्चुअली actively involved in a production of tissue plasminogen activators or TPA enzyme of mammalian cells with a convert plasminogens into plasmid responsible for a degradation of fibrins of blood clot, blood factor 8, anti-hemophilic factor, interferon, single glycoprotein against viral infection etc. मीन्स RDT जो एंजाइम एंड प्रोटीन के प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। TPA का एक ऐसा एंजाइम है जो कि मेमेलियन सेल में प्लाज्मिडोजन को कन्वर्ट करता है प्लाज्मीन में। ये प्लाज्मीन रिस्पॉन्सिबल होता है फाइब्रिन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को डिग्रीगेट करने में। नेक्स्ट ब्लड फैक्टर 8, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, अगर ब्लड में है तो हीमोफीलिया नहीं होगा। नेक्स्ट इंटरफेरॉन मीन्स जब वायरस सेल में इन्फेक्ट करता है तो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है जो सिंगल ग्लाइकोप्रोटीन होता है, अतः ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है। ये इन्फेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं, सर ये इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं। बताया एप्लीकेशंस ऑफ RDT इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर में इसका किस प्रकार से जो है देखते हैं हम रोल है। फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर पार्टिसिपेट RDTA ऑफ या फिर जीन इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ऑफ बाय प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, बायोफर्टिलाइजर, ईडेबल वैक्सीन्स, यूजफुल मेडिसिनल क्रॉप etc. Some of great achievement of RDT in GE in agriculture. ये जो है एग्रीकल्चर फील्ड में इनका बहुत सारा यूज़ है, जैसे रेजिस्टेंट वेराइटी, पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी के रूप में, बायोफर्टिलाइजर के रूप में और ईडेबल वैक्सीन के रूप में, और बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में। तो फॉर्मेशन ऑफ BT क्रॉप्स। द क्रायोजीन
of bacterium Bacillus thuringiensis express proteinaceous crystals inside bacteria cells which are toxin in the insect species belonging to the order Lepidoptera, Diptera or Coleoptera and called cryoprotein. The crygene of bacteria thuringiensis Bt gene is isolated and incorporated into the number of crop plant via genetic engineering called Bt crops plant resistant against insect pesticide. The common Bt crops are cotton, brinjal, cauliflower, cabbage, कॉर्न मेज पोटैटो राइस सोयाबीन एक्सेट्रा बीटी क्रॉप्स जो होते हैं ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स थे जिनमें इंसेक्ट अटैक करते थे और वो क्रॉप्स जो थे सक्सेसफुल नहीं होते थे और क्रॉप फॉर्मेशन हार्मफुल होता था। इसके लिए उन क्रॉप्स को मॉडिफाइड किया गया आरडीटी के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू फॉर्मेशन हुआ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ तो इंसर्ट किल हो जाते थे। वो कैसे देखते हैं, इंसर्ट की ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा जो क्रॉप पर अटैक करते थे। इसके लिए एक बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरेंजिस के अंदर एक क्रायोजीन का फॉर्मेशन होता है। क्रायोजीन क्या करता है, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रोटीनेशियस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है एंड ये प्रोटीनेशियस क्रिस्टल क्या करते हैं, इंसेक्ट के लिए टॉक्सिन होते हैं। तो आरडीटी का यूज़ करके जो क्रॉप के अंदर क्रायोजीन इंसर्ट कर दिया, वो क्रॉप के अंदर क्रायोजीन इंसर्ट कर दिया अगर इंसेक्ट टॉक्सिसिटी के कारण मर जाते हैं। इससे यूज़ आरडीटी के द्वारा तो आरडीटी के थ्रू उसे बीटी क्रॉप प्लांट कहा गया। In India, BT crop is permitted to sow at a large scale in a field which is resistant against Helicobacter arginigera, bollworm of cotton। इंडिया में बीटी कॉटन को क्रायोजीन कॉटन में प्लांट में और इंडिया में परमिट किया गया ग्रो करने के लिए अगेंस्ट हेलिकोबेरा एर्गिनेरिया के अगेंस्ट। ठीक है, इंडिया में भी इसे परमिटेड कर दिया गया है बीटी कॉटन बीटी कॉटन की जो रोग है उसको रोकथाम के लिए। फिर आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। द फ्लेवर सेवर टोमेटो इज अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो इंजीनियर टू हैव ए रेजिस्टेंट अगेंस्ट रॉटिंग यूजिंग एंटी सेंसस टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक वेराइटी एक ऐसी वैरायटी होती है जिसमें फॉरेजन जीन को या डिज़ायर जीन को इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आरडीटी दैट मे बी प्लांट और एनिमल। मीन्स फेवर सेवर टोमेटो एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है टोमेटो की जिसमें टोमेटो की रोटिंग हो जाती है और रोटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंट वैरायटी को फॉर्मेशन बाय यूज़ ऑफ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। फिर एक्चुअली रोटिंग अकर ड्यू टू द सॉफ्टनिंग ऑफ cell wall during fruit ripening by the action of enzyme polyglucuronidase PG which degrade pectin. This ripening can be delayed by blocking of slowing down production of enzyme PG by RNA interference। मीन्स पैक्टिन है सेल जो सेल वॉल फ्रूट का जब टोमेटो राइप करते हैं तो एंजाइम पॉलीग्लैक्टोन्यूरेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। ये पैक्टिन सेल वॉल को डिग्रेड करता है, डैमेज करता है, टोमेटो सड़ जाते हैं। तो इस राइपनिंग को रोकने के लिए यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से जो एंजाइम का फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं या इस एंजाइम को पीजी एंजाइम का प्रोडक्शन कम कर देगा, जिससे क्या होगा कि उसकी जो है वो पकेगा नहीं, वो रोटिंग नहीं होगी उसकी। ठीक है, द वैरायटी ऑफ टोमेटो वाज डेवलप्ड बाय कॉलजीन इन कैलिफोर्निया एंड अप्रूव्ड फॉर सेल इन 1994। फ्लेवर सेवर टोमेटो वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फ्रूट। फ्लेवर सेवर टोमेटो पहला कॉमर्शियल ऐसा फ्रूट था जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से फॉर्मेशन किया गया था। फिर आता है गोल्डन राइस।
The golden rice is a yellow-colored genetic engineering variety of rice containing pigment beta-carotene, which is a procedure for the vitamin A. It has been developed by introducing gene for enzyme phytogen, phy- phytoin synthetase from daffodils and one of gene from bacterium agrobacterium. नॉर्मल राइस के अंदर एक पिगमेंट है जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं, इनकॉर्पोरेट किया गया बाय द यूज़ ऑफ आरडीटी का यूज़ करके बीटा कैरोटीन को उसमें इम्प्रूव किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। ये बीटा कैरोटीन प्रोसीजर प्रोसीजर है विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन किया गया डेफोडिल्स में, जो कि एंजाइम फाइटोइन सिंथेटेज ऑफ का फॉर्मेशन किया गया उसको, और एग्रोबैक्टीरियम को जीन को लेकर इनको फॉर्मेशन किया गया। राइस इज अ स्टेपल food for the large population all over the world. It does not contain beta carotene. Therefore, consumers suffering from vitamin A deficiency can be avoided by using golden rice. जो नॉर्मल राइस होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन नहीं पाया जाता, जिससे जो पर्सन होते हैं वो सफ़र करते हैं विटामिन ए की कमी से। इसको हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ गोल्डन राइस। इस प्रकार के राइस को यूज़ करके हम उसे रोक सकते हैं। फिर आता है पुमेटो। द पुमेटो इज ए काइमेरा प्रोडक्शन बाय द ग्राफ्टिंग ए टमाटो प्लांट एंड अ पोटैटो प्लांट जीनोम। इट गिव्स बोथ पोटैटो एंड टोमेटो। एक ऐसा काइमेरा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया गया जिसमें कि टोमेटो प्लांट और पोटैटो प्लांट जीन को दो को ग्राफ्ट कर दिया गया, और इसको साथ में पोटैटो और टोमेटो दोनों को मिलाकर इसे बनाया गया है, जिसे पुमेटो कहा जाता है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर। द नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल growth of plant and crop plant in the biological system. A number of microbes such as Rhizobium production enzyme nitrogenesis and has the ability of nitrogen fixation. The nitrogenase enzyme formation is controlled by at least 20 NIF genes, nitrogen fixation genes. Some leguminous crops such as wheat, maize, barley, etc. are genetically modified to fix nitrogen by the introducing the NIF genes, which will reduce need artificial fertilization. Means एक पौधे की या क्रॉप की नॉर्मल ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। एनवायरनमेंट में 78% है। ये प्लांट तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे राइजोबियम जो है एंजाइम नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। राइजोबियम नाइट्रोजनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। इसके NIF जीन कंट्रोल, इसे NIF जीन से कंट्रोल करते हैं। ये 20 होते हैं। NIF मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन 20 होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप होती है जैसे वीट, मेज और बार्ली नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। इनको मॉडिफाइड किया गया, इसमें निफ जीन्स को इंसर्ट करके इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की एबिलिटी आई। इसके अंदर निफ जीन का फॉर्मेशन हुआ और इससे आर्टिफिशियली फर्टिलाइज़र का नीड भी कम हुआ और इससे इनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हुई। Genetically modified technology is used to insert marker. Genetic modification technology is used to insert marker gene into a rhizobium so the bacteria released into the environment can be monitored. It is observed that the marked bacteria could persist the microbial population, but marked bacteria could persist in a microbial population but didn't not dominant non-transgenic bacteria. मीन्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो बैक्टीरिया राइजोबियम के अंदर मार्कर जीन को इंसर्ट किया गया, और ये मार्कर जीन क्या करता है कि इन यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने वाले जीन्स होते हैं, जब इन बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया गया तो मार्कर जीन को, तो इन बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया गया। इन बैक्टीरिया के साथ जो इनके साथ साथ में मॉनिटर्ड किया गया, देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो मार्कर्ड बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में गए थे इनके साथ अच्छा यूज़फुल इफ़ेक्ट
रहा और साथ साथ में जो नॉन ट्रांसजेनिक जो मार्क नहीं थे बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया डोमिनेट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे नंबर में साइनोबैक्टीरिया को मॉडिफाई किया गया और इसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया गया, जो कि यूज़ हुआ बायोफर्टिलाइज़र के रूप में। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ किया गया। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड डिग्रेडेटिंग माइक्रोब्स। प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड माइक्रोडेशन चक्रवर्ती गंसेलिस और नगना एक्सेट्रा। प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स degrading plasmid mediated genetically engineered bacteria which are helpful in reduction of harmful impact of pesticide used in agriculture. चक्रवर्ती गुंजालस और नगना ने ऐसे बैक्टीरिया या प्लाज्मिड का मीडिएट जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया, जिसमें यह केपेबल था कि जो पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे थे उसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता था हमारे एग्रीकल्चर में के फील्ड में। तो इसको पेस्टिसाइड का जो हार्मफुल इफेक्ट था उसको कम करने के लिए, डिग्रेडेट करने के लिए काम प्लाज्मिड और वाले बैक्टीरिया करते थे, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है। इससे जो हार्मफुल इफेक्ट था एग्रीकल्चर में, इसको कम करने या डिग्रेडेट या डिक्रीज करने का काम प्लाज्मिड मॉडिफिकेशन इंजीनियर्ड बैक्टीरिया करते थे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी इन इंजीनियरिंग एनर्जी प्रोडक्शन में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन सच ए वेस्ट मटेरियल which degrade by the microorganisms. Such waste are biotechnology being utilized from the production of energy called biofuel, ethanol, biodiesel, etc. और bioengineer energy गैस और गोबर गैस। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज किया जाता है, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे बायोफ्यूल, इथेनॉल, बायोडीजल, इथेनो, बायो एनर्जी गैस, गोबर गैस आदि के रूप में। The term bioenergy refers to energy obtained from the biomass, which is the biodegradable fractions of product waste and residues from the agriculture, forestry, industrial waste and municipal waste. मीन्स ऐसी एनर्जी जो कि बायोमास से ऑब्टेन हो उसको हम बोलते हैं बायो एनर्जी। हम बायोमास को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग या कोई रिसेंटली डेड ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई बाई प्रोडक्ट है जिसको हम एज ए सोर्स फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लांट मटेरियल हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। सोर्स है फ्यूल का, उनको हम बोलेंगे बायोमास। और उसके उनसे जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसे बायो एनर्जी कहते हैं। बायोमास में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट या एनिमल के या एनर्जी में रेसिड्यूज होते हैं, वो कुछ इंडस्ट्री के वेस्ट या म्यूनसिपल एरिया आसपास के एरिया के वेस्ट होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ जो फील्ड है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये किस तरह से इसमें रोल कर रहा है एनर्जी प्रोडक्शन में। एनर्जी प्रोडक्शन में कुछ माइक्रोब्स जो का रोल है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड करना, उनको इम्प्रूव करना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हो रहा है। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड किया जा रहा है, उनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जा रहा है जो बायोडिग्रेड कर रहे हैं। मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाइड किया जा रहा है। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन में। फिर है बायो इथेनॉल is produced by tiny yeast Saccharomyces cerevisiae using biomass which mainly composed sugarcanes and maize. Since 1980, Brazil and USA having been increasingly using bioethanol as a substitute for the petrol in a vehicle. मीन्स शुगर कैन या मेज़ बहुत सारे क्रॉप रेजिड्यूज से उनकी हेल्प से बायोएथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का रोल होता है बायोएथेनॉल के प्रोडक्शन में। ये इनको फर्मेंट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं, बायोएथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है।
1980 में ब्राज़ील और यूएसए में बायोएथेनॉल का यूज़ किया जा रहा है। 1980 से यूएसए और ब्राज़ील में बायोएथेनॉल का यूज़ किया जा रहा है पेट्रोल की जगह पर एनर्जी के रूप में। फिर आता है बायोडीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल फैट, vegetables oils, ripe seeds, etc. Jatropha trees. It is a non-inflammable and non-explosive in contrast of petroleum. डीजल मीन्स बायोडीजल को ऑब्टेन किया जा रहा है एनिमल फैट वेजिटेबल ऑयल को ट्रांसफॉर्म करके एंड यह पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम इन्फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव कम होते हैं। पेट्रोल की तुलना में methane gas, biogas, gobar gas is produced by the fermentation of cattle dung by the group of methanogen bacteria. Example: Methanococcus, Methanobacterium, Methanothrix, etc. These bacteria are also present in a sludge of soy can produce gases. Means मेथनोजन या फिर बायोगैस या फिर गोबर गैस जो ऑब्टेन होते हैं कैटल के डंक से। ये डंक यानी गोबर को फर्मेंट करते हैं, इनको मेथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। और बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन करते हैं वो मेथेनोकोकस है, मेथेनोबैक्टीरियम और एंथ्रिक्स होते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्लज सीवेज जो स्लज में भी पाए जाते हैं और मेथेन जो गैस होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आती है एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में किस तरह से रोल करता है ये। द आरडीटी और जी इज बीइंग एम्प्लॉयमेंट इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन of industrial chemicals such as alcohol, acetone, glycerol, fructose, citric acid, aromatic acid, acetone, acetic acid, lactic acid and a variety of enzyme. Means RDT की हेल्प से हम इन सब का केमिकल इंडस्ट्री के यूज़ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन व्यावसायिक उत्पादन के लिए आरडीटी का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स आरडीटी की हेल्प से हम सब का ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन व्यावसायिक उत्पादन के लिए आरडीटी का यूज़ कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एम है दैट प्रोडक्ट इम्प्रूव्ड एंड पोटेंशियल माइक्रोब्स फ्रॉम द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सच केमिकल्स। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का यह उद्देश्य है कि जिन बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की हेल्प से ये केमिकल का प्रोडक्शन हो रहा है उन माइक्रोब्स को हम इम्प्रूव करें और उनको मॉडिफाइड करें, उनको बेटर करें, उनकी क्षमता या फिर पोटेंशियल को इंक्रीज़ करें आरडीटी का यूज़ करके। इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं लार्ज नंबर में। द बायोटेक्नोलॉजी also play significant role in the dairy industry by the genetic improving microbes related with the formation of milk and production of चीज़, बटर, पनीर। मीन्स बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है डेयरी इंडस्ट्री में। मीन्स जो माइक्रोब्स यह मिल्क को फर्मेंट कर रहे हैं उससे हम चीज़, बटर, पनीर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उन माइक्रोब्स को इम्प्रूव एंड इंक्रीज इन लार्ज नंबर हेल्प ऑफ आरडीटी। उन सबको इंक्रीज कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ आरडीटी। ठीक है, a number of microbes have been developed via genetic engineering which transform edible biomass into food for human and other animals. The recombinant strain of microorganisms are created with a produce protein degrade enzyme like rennin and trypsin. Rennin is used in the cheese industry for curding the milk. Biomass living या रिसेंटली डेड ऑर्गेनिज्म का बाई प्रोडक्ट जो किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा हो। मीन्स कोई प्लांट मटेरियल या एनिमल वेस्ट जिसका यूज़ एडेबल खाने के लिए योग्य हो उसे बायोमास जिसको हम ईट कर सकते हैं फूड के तौर पर, जैसे ह्यूमन या एनिमल के लिए फूड के तौर पर जो यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ईडेबल बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म कौन कर रहे हैं, माइक्रोब्स कर रहे हैं, इन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इन माइक्रोब्स को आरडीटी की हेल्प से मॉडिफाइड करते हैं जिससे और बेहतर परिणाम मिल सके। ईडेबल बायोमास को फूड में ट्रांसफॉर्म करने वाले माइक्रोब्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है उनको किया जा रहा है। ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन डिग्रेडेड एंजाइम जैसे रेनिन एंड ट्रिप्सिन।
इनका यूज़ चीज़ इंडस्ट्री में मिल्क के कर्डलिंग, फटना, दूध का फटना आदि में यूज़ किया जा सकता है। फिर है RDT, RDT has a great signification in the wine industry by producing genetically modified माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन। RDT का इम्पॉर्टेंट रोल है वाइन इंडस्ट्री में। कैसे? माइक्रोब्स जो फर्मेंट करते हैं सीरियल्स को, इन माइक्रोब्स को यहाँ मॉडिफाइड किया जा सकता है और बाय द यूज़ ऑफ RDT जो फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड आता है बेवरेजेस। बेवरेजेस आर फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेड melted cereals and fruits juicy with Saccharomyces cerevisiae or brewer yeast to produce the ethanol formation. Different types of alcohol drink depend on the raw material and types of processing. जो ड्रिंक्स होती हैं जो माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट्स के जूस से बनती है, उनको फर्मेंट किया जा सकता है जिससे इथेनॉल बनता है। ये इथेनॉल बन रहा है Saccharomyces cerevisiae या ब्रूअर यीस्ट से बन रहा है। ठीक है। वाइन एंड बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। विस्की, ब्रांडी एंड रम आर फॉर्म्ड बाय द डिस्टिलेशन। मीन्स अल्कोहल जो ड्रिंक होती है, अल्कोहल ड्रिंक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यह रॉ मटेरियल और किस तरह से इनको प्रोसेसिंग किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। वाइन और बियर का प्रोडक्शन में डिस्टिलेशन नहीं होता है और विस्की, ब्रांडी और रम के में डिस्टिलेशन होता है। इनका फॉर्मेशन डिस्टिलेशन के द्वारा होता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ RDT इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इसका किस तरह से होता है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्यूडोमोनास यूज टू डिग्रीगेट ऑयल स्पिल। जैसे मेराइन इकोसिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो ऑयल स्पिल कि वहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्यूडोमोनास को काम में लिया जाता है। इसे यूज़ करके ऑयल स्पिल को डिग्रीगेट करने के लिए स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया का टाइप है उसको जेनेटिकली इंजीनियर करके उसको काम में लेते हैं ऑयल स्पिल को हटाने के लिए। फिर बायोमास कैन बी जेनेटिकली अल्टर्ड टू द इम्प्रूव्ड इज इट्स यूज फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। यानी बायोमास को जेनेटिकली अल्टर्ड किया जा सकता है थ्रू RDT किसके लिए? बायोफ्यूल बनाने में। बायोफ्यूल जो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा उसे बनाया जाता है उससे। ठीक है। बायो यूटिलाइज ऑफ सोलर एनर्जी के यूज़ किया जा सकता है। बायो एनर्जी को यूज़ करके सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म टू डिग्रीगेट नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। उसमें यूज़ करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म यानी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। उनको डिग्रीगेट करने के लिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को काम में लिया जाता है। पोल्यूशन को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से थैंक यू।